welcome to your biology class for today. I hope you all are doing good. I hope आपको जो भी मैंने molecular basis of inheritance में कल की क्लास में सिखाया वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है. ठीक है, कल जो लेक्चर था वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इन केस किसी का मिस हो गया है तो प्लीज वो लोग कल का जो लेक्चर है वो जरूर रिवाइज कर लें, बिकॉज वो लेक्चर अगर आप रिवाइज करेंगे तो आपके लिए आगे वाला चैप्टर बहुत ही इजी होने वाला है. ऑलराइट, सो वील बी मूविंग ऑन टू द चैप्टर नाउ. लास्ट टॉपिक जो हमने कल डिस्कस किया था वो था चारगफ्स रूल. चारगफ का रूल था, एरविन चारगफ जो है, एरविन चारगफ नाम के आदमी ने क्या किया था, वो एक साइंटिस्ट थे. उन्होंने चारगफ्स रूल दिया जिसमें उन्होंने बोला कि एडेनिन का रेशियो इज इक्वल्स टू थाइमीन, ग्वानिन का रेशियो इज इक्वल्स टू साइटोसिन, A इज इक्वल्स टू T एंड G इज इक्वल्स टू C, ये उन्होंने कहा था. इसके अलावा एडेनिन अपॉन प्यूरीन्स अपॉन pyrimidines यानी कि A plus G upon T plus C was equals to 1. प्यूरीन्स अपॉन pyrimidines का जो रेशियो है वो इक्वल है. क्यों डिवाइड करके इक्वल हो गया? क्योंकि प्यूरीन्स आर इक्वल टू pyrimidines. प्यूरीन्स जो है यानी कि A plus G जो है वो pyrimidines यानी कि T plus C के इक्वल है. तो दोनों को जब डिवाइड किया तो आंसर केम आउट टू बी 1. ठीक है, अच्छा आगे देखो. अब आगे है हमारे पास, क्या है आगे हमारे पास? We have an experiment conducted by Rosalind Franklin and Maurice Wilkins. मॉरिस विल्किंस और रोजलिंड फ्रैंकलिन जो हैं उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था. एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय रोजलिंड फ्रैंकलिन एंड मॉरिस विल्किंस. इसमें क्या था? व्हाट डिड दे डू? इन्होंने करी थी, दे परफॉर्म्ड एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी. सो दे परफॉर्म्ड एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी. इन्होंने एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी किया था किसका? डीएनए का. इन्होंने डीएनए का मॉलिक्यूल लिया और इसकी एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की. जो एक्सरे फिल्म पे फोटो आई वो कुछ ऐसी है, देखो. दिस इज एन एक्सरे. देखो बच्चों, तो ऐसी सी पिक्चर वहां पर आई थी, लाइक दिस. जो एक्सरे फिल्म थी इट वॉज लाइक दिस. तो कैसा सा आया? दो स्ट्रैंड्स थे ना. तो इट वॉज व्हाट? इट वॉज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर. देखो, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी करी उन्होंने डीएनए की. डीएनए जो है उसके एक्सरे करा तो इनको दिखे दो स्ट्रैंड जो कि हेलिकली अरेंज थे. इस तरह से हेलिक्स बना हुआ था दो स्ट्रैंड्स का. तो ये जो रोजलिंड फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किंस है उन्होंने ये बता दिया था कि जो डीएनए है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है. अच्छा जी, लोगों ने बोला डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है, ऐसे कुछ पता तो नहीं चल रहा कि डीएनए किससे बना किससे नहीं. अब इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स को, चारगफ की बात को, चारगफ ने क्या कहा था? चारगफ जो थे उन्होंने कहा था that adenine is equals to thymine, guanine is equals to cytosine. ये कहा था. तो adenine is equals to thymine, guanine is equals to cytosine. That means चारगफ और इसको अगर आप लोग कंबाइन करो तो कुछ बात बन सकती है. क्या बात बन सकती है? इन दोनों को कंबाइन किया दो साइंटिस्ट्स ने जिनका नाम था वॉटसन एंड क्रिक. इन दोनों की इंफॉर्मेशन, चारगफ की इंफॉर्मेशन को और फ्रैंकलिन और विल्किंस की इंफॉर्मेशन को कंबाइन किया एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था फ्रांसिस क्रिक एंड जेम्स वॉटसन. वॉटसन एंड क्रिक ने इनकी इंफॉर्मेशन को कंबाइन किया. इन्होंने बोला कि इसका मतलब ये जो दो स्ट्रैंड्स हैं, इस तरह से दो स्ट्रैंड्स है ना, हो सकता है कि एक पे एडेनिन होता हो, दूसरे पे थाइमीन होता हो, तीसरे पे ग्वानिन, चौथे पे साइटोसिन, लाइक दिस. तभी तो दोनों इक्वल है.
दो स्ट्रैंड्स एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ रहा है तभी तो एडेनिन थाइमिन के इक्वल है। चार्गव की बात तभी तो सच हो पाएगी कि एडेनिन थाइमिन के इक्वल है। ग्वानिन साइटोसिन के साथ जुड़ रहा हो दैट ग्वानिन साइटोसिन के इक्वल है। तो बच्चा वॉटसन एंड क्रिक जो है इनको अल्टीमेटली डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज मिला। हुआ क्या, चार्गव ने अपनी डेथ से पहले बता दिया था A = T G = C, बस इतना ही बता पाया वो कि डीएनए के अंदर एडेनिन का रेशियो थाइमिन के इक्वल है और ग्वानिन का रेशियो साइटोसिन के इक्वल है। इसके अलावा कुछ नहीं बता पाए। रोजलिंड फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किंस ने बताया कि एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी करने पे एक्सरे फिल्म पे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है, बन गया डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। वॉटसन एंड क्रिक ने क्या किया, उन्होंने फ्रैंकलिन विल्किंस यानी कि एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी और चार्गव को मिक्स करके दे दिया डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड वॉटसन एंड क्रिक वर रिगार्डेड एज द फेसेस बिहाइंड द डिस्कवरी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। इनके साथ साथ ये जो विल्किंस है he was given the Nobel Prize for the discovery of DNA। विल्किंस को भी डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज मिला। Wilkins, Watson and Crick were awarded with the Nobel Prize for the discovery of DNA। फ्रैंकलिन बेचारी को धोखा दे दिया इन्होंने, क्योंकि 3 ही लोगों को मैक्सिमम एक डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज दिया जा सकता है। Only 3 people at a time are given Nobel Prize for the discovery of a particular thing। 4 लोग थे, फ्रैंकलिन, विल्किन, वॉटसन एंड क्रिक। वॉटसन एंड क्रिक तो लेंगे क्रेडिट, उसके साथ साथ विल्किंस को भी क्रेडिट दे दिया गया, ठीक है, क्योंकि उन्होंने भी तो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की थी। और फ्रैंकलिन वाज डिच्ड बाय 3 पीपल। अब जबकि वॉटसन एंड क्रिक का कोई कंट्रीब्यूशन भी नहीं था, उन्होंने तो सिर्फ 2 डिफरेंट लोगों के, चार्गव और मॉरिस विल्किंस और फ्रैंकलिन के काम को कंबाइन किया था, बट अल्टीमेटली मॉडल तो उन्हीं ने दिया, इसलिए उन्हीं को रिगार्ड दिया गया डिस्कवरी ऑफ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। तो वी विल बी स्टडिंग अबाउट द डबल हेलिकल structure of DNA। This double helical structure of DNA was given by Watson, James Watson and Francis Crick। James Watson and Francis Crick is regarded as the face behind the discovery of double helical structure of DNA। Watson and Crick को बोला गया, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, स्ट्रक्चर आपको बहुत सारी चीजें जो है वो समझ में आएंगी। डीएनए डबल हेलिकल है, 2 स्ट्रैंड्स हैं। किससे बना डीएनए? इट इज मेड अप ऑफ अ पेंटोज शुगर। उसके अलावा पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन पे क्या लगा है? एक नाइट्रोजनस बेस, और फिफ्थ कार्बन पे क्या लगी है? एक फास्फोरस लगी है। तो मैं बनाती हूँ आपके लिए ये चीज, देखो आप लोग, देखो ये मैंने बनाई एक पेंटोज शुगर। This is a pentose sugar। अच्छे से बनाती हूँ, wait, let me draw it again for you people। ऐसे, ठीक है। फिर और एक शुगर बना लो, एक शुगर्स बना लेते हैं पहले। बड़ी सारी शुगर, बड़े सारे न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ेंगे तो डीएनए बनेगा ना। तो 3 न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ के मैं आपको डीएनए बना के दिखा देती हूँ। देखो ये पेंटोज शुगर है, यानी कि 5 कार्बन की शुगर है। दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, दिस इज कार्बन नंबर 3, दिस इज कार्बन नंबर 4 एंड दिस वन इज कार्बन नंबर 5। अगेन कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3, 4 and this one makes the carbon number 5। फिर से 1, 2, 3, 4 and this is what? This is carbon number 5। बना दिए 5 कार्बन। अब फर्स्ट कार्बन के साथ किसको जोड़ना है? फर्स्ट कार्बन के साथ एक नाइट्रोजनस बेस जुड़ेगा, नाम है एडेनिन। सेकेंड कार्बन के साथ भी एक नाइट्रोजनस बेस जुड़ेगा, नाम है थाइमीन। थर्ड कार्बन के साथ नाइट्रोजनस बेस, कोई भी, एडेनिन, थाइमीन, गुआनिन, साइटोसिन, कुछ भी जुड़ सकता है, कोई भी जोड़ लो। मैंने अभी ऐसे रैंडमली कुछ भी उठा लिया, ठीक है। फर्स्ट कार्बन के साथ नाइट्रोजनस बेस जुड़ गया। फिफ्थ कार्बन के साथ जुड़ेगी फास्फोरस, ये लो, फिफ्थ कार्बन के साथ फास्फोरस जोड़ दी फास्फोरस फिफ्थ कार्बन के साथ, ठीक है। थर्ड कार्बन पे, अच्छा
छोटी सी मिस्टेक है यहाँ पे, हमें जो ये कार्बन बनाना है फिफ्थ वाला, देखो वो मैं दूसरी साइड पे बनाऊंगी. We'll be drawing it with yellow one. Carbon number 5 and this is phosphorus. This is carbon number 5 and this is phosphorus. Again, carbon number 4, carbon number 5, carbon number 5 and this one is phosphorus. ऐसे ही बनाया हमने, ऐसे बनाया. अब थर्ड जो कार्बन है उसके साथ जुड़ा OH बना दो भाई. थर्ड कार्बन के साथ OH मैंने कल ही बताया था आपको. थर्ड कार्बन के साथ OH, इसका OH और इसका फॉस्फोरस आपस में बना रहे हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स. ये रहा ब्लू वाला, ये वाला OH और ये वाला फॉस्फोरस आपस में बनाते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. कुछ समझ में आ रहा है? फिर से नीचे बनाऊंगी तो अच्छे से और समझ में आएगा. अब की बात जो शुगर बनाएंगे आप लोग वो उल्टी बनाएंगे. ये रहा गोला, ये रहा पेंटोज शुगर. तीन बना लेते हैं. देखो उस साइड पे मुंह था इसका, अब ऑपोजिट साइड पे बना लिया. ये देखो, ये ऐसा क्यों किया? ताकि जो फर्स्ट कार्बन है अब की बार ऊपर वाली साइड आ जाए. यहाँ पे नीचे वाली साइड था ना, यहाँ पे फर्स्ट कार्बन ऊपर. 1 2 3 4, फोर्थ के साथ कार्बन नंबर 5. अगेन 1 2 3 4, सॉरी उल्टा ऊपर आएगा ना. 1, this is 2, this is 3, this is 4 and this one is 5. Again 1 2 3 4, this one is fifth carbon. 5 कार्बन बनाए मैंने. फिफ्थ कार्बन के साथ कौन जुड़ा होगा? फिफ्थ कार्बन के साथ जुड़ा होगा फॉस्फोरस. ये लो जी फॉस्फोरस. फिफ्थ कार्बन के साथ जुड़ा होगा फॉस्फोरस. फिफ्थ कार्बन के साथ जुड़ा होगा फॉस्फोरस. थर्ड कार्बन पे क्या बनाऊं? थर्ड कार्बन पे बनाऊंगी OH. ये लो OH. थर्ड कार्बन पे वी विल बी ड्रॉइंग एन OH ग्रुप. और फिफ्थ कार्बन का फॉस्फोरस और थर्ड का OH दोबारा से आपस में क्या बनाएंगे? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स. यहाँ पे फर्स्ट कार्बन के ऊपर आई विल बी ड्रॉइंग अ नाइट्रोजनस बेस. A के ऑपोजिट T के ऑपोजिट A and G के opposite C. A and T will be making double bonds. A and T will be making double bonds, whereas G and C will be making triple bonds with each other. तो ये है बच्चों स्ट्रक्चर. और ये आगे की तरफ और नाइट्रोजनस बेसेस लगते जाएंगे और चेन लंबी होती जाएगी. नाइट्रोजनस बेसेस लगते गए आगे की तरफ और चेन जो है वो लंबी होती जाएगी. यहाँ पे लास्ट कार्बन कौन सा है? ध्यान से देखो, यहाँ पे जो लास्ट कार्बन है वो 5 है. यहाँ पे आएगा 5 प्राइम. यहाँ पे क्या है? 3 है तो 3 प्राइम. यहाँ पे क्या है? 3 प्राइम. यहाँ पे क्या है? फिफ्थ वाला 5 प्राइम. तो अगर आप लोग एक देखेंगे इट इज रनिंग फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम. दूसरा देखेंगे इट इज रनिंग फ्रॉम 3 प्राइम टू 5 प्राइम. तो यही मॉरिस विल्किंस और रोजलिन फ्रैंकलिन ने कहा कि डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 चेन्स. डबल स्ट्रैंड्स हैं. वन रन्स फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड द अदर वन रन्स फ्रॉम 3 प्राइम टू 5 प्राइम. एंटी पैरेलल है. अगर एक 5 से 3 है तो दूसरा 3 से 5 है. क्यों 5 to 3 कहते हैं? क्यों 3 to 5 कहते हैं? मुझे लगा आपको समझ आएगा. ये देखो यहाँ पे 5 था ना इसलिए 5. यहाँ पे 3 प्राइम OH था इसलिए 3. सिमिलरली यहाँ पे 3 था इसलिए 3. यहाँ पे फिफ्थ कार्बन था इसलिए 5. Is that clear to all of you? क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आई है? चीजें इतनी समझ में आई है आप लोगों को? अच्छा जी, एक मिनट, let it make it. अच्छा जी, ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है बिटवीन शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस, दिस इज अ बॉन्ड बिटवीन शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस. This bond is known as, what is it known as? It is known as glycosidic linkage. A bond between a pentose sugar and nitrogenous base. एक pentose sugar, ये pentose sugar है और ये nitrogenous base है. इसके बीच का ये जो bond है, it is known as glycosidic linkage. Then a bond between
Sugar and phosphorus is known as what? It is known as phosphate bond. Bonds देखो कौन से हैं? शुगर और बेस के बीच में है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, शुगर और फास्फोरस के बीच में है फॉस्फेट बॉन्ड, और ये जो ब्लू कलर का है दिस इज फॉस्फो डायस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, ठीक है। दिस वन इज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, दिस वन इज फॉस्फेट बॉन्ड एंड दिस वन, ये क्या है? दिस इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये हो गए 3 तरह के बॉन्ड्स जो यहाँ पे बने, ठीक है। ये हो गया डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। अगर इसको तुम लोग ध्यान से देखो तो बाहर वाली साइड क्या क्या? शुगर है, फॉस्फोरस है, अगेन शुगर फॉस्फोरस। तो एक स्टेटमेंट है जो कहेगी कि बैकबोन इज मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फोरस, बैकबोन जो है इट इज मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फोरस, whereas bases are projected inside, जो bases है वो अंदर की तरफ प्रोजेक्टेड है। बैकबोन पे शुगर और फॉस्फोरस लगे हुए हैं, देखते रहो, जबकि अंदर की तरफ बेसिस प्रोजेक्टेड है। इतनी बार आप लोगों को समझ आई? इस डायग्राम को अच्छे से देखो, फिर इसी को मैं दूसरी टर्म्स में बनाऊंगी। ओके, फटाफट से देखो आप लोग कौन से बॉन्ड्स बने हुए हैं यहाँ पे। बनाए अब दूसरा वाला, चलो फिर दूसरा वाला बनाते हैं हम। देखो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो मॉरिस विल्किंस बोल रहे फ्रांसिस और क्रिक ने दिया था, मैं वो ड्रॉ करती हूँ आपके लिए लाइक दिस, two strands are there. If one is running from 5 prime, ये रहा 5 prime, if one is running from 5 prime to 3 prime, other one is running from 3 prime to 5 prime, ये बात आपको पता है। बाहर कौन है? बाहर है नाइट्रोजनस बेस और फास्फोरस, और अंदर की तरफ प्रोजेक्टेड है कौन? बेसिस। एडेनिन is equals to thymine, guanine is equals to cytosine, again adenine is equals to thymine, guanine is equals to cytosine, ऐसा ही तो है, ऐसा ही है ना? अच्छा, अगर तुम लोग इसको ध्यान से देखो बच्चों, ऐसे ऐसे बने होंगे। उसने बोला कि यहां से लेके यहां तक कंप्लीट टर्न, 360 डिग्री का एक कंप्लीट टर्न, यहां से लेके यहां तक कंप्लीट टर्न है ना, ये हो गया आधा टर्न, ये हो गया हाफ टर्न और ये हो गया कंप्लीट टर्न। ये बोल रहा है यहां से लेके यहां तक की कंप्लीट टर्न इज नोन एज, वन टर्न इज नोन एज द पिच ऑफ द हेलिक्स। What is it known as? It is known as the pitch of the helix. और ये जो पिच है, complete turn is known as the pitch of the helix। और याद रखना ये जो पिच है इसकी लेंथ कितनी है? It is, how much is it? बताओ। It is 0.34 nanometer, 0.34 nanometer, और we will say it is, sorry, रुको, 3.4 नैनोमीटर और रुक जाओ। पहले आप मुझे ये बताओ कि ये तो पिच है, ये कंप्लीट क्या है? पिच है ना, ये कंप्लीट है पिच बच्चों। तो पिच में आपको कितने न्यूक्लियोटाइड्स, कितने बेस पेयर्स दिख रहे हैं? 1 पेयर, सेकेंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर, फिफ्थ पेयर, 6, 7, 8, 9 and 10. One pitch has how many base pairs? One pitch has 10 base pairs, पहली बात। So pitch of the helix की अगर मैं लेंथ बताऊं तो it is 3.4 nanometers और we can say it is 34 angstroms। तो अभी मैंने आपको बताया कि पिच में 10 बेस पेयर्स होते हैं। अगर पूरी पिच की लेंथ 3.4 नैनोमीटर है तो
दो बेस पेयर्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो 10 से डिवाइड कर देंगे, इट विल बी 0.34 नैनोमीटर, और वी कैन से इट विल बी 0.34 nanometer or 3.4 angstroms. The distance between two base pairs is 0.34 nanometer or 3.4 angstrom, or we can say the pitch of the helix is 3.4 nanometer or 34 angstroms. समझ में आया? तो कौन सी स्टेटमेंट्स हमने देख ली? पहली स्टेटमेंट्स, true strands are there, सीधे सीधे आप पेपर में लिखने वाले हो. Two strands are anti-parallel. Why are they anti-parallel? क्यों anti-parallel है? One runs from 5 prime to 3 prime and the other one runs from where? It runs from, second runs from 3 prime to 5 prime. Third, coiled in right-handed fashion. कैसे helix कैसे है? Right-handed. They are coiled in right-handed fashion. right-handed तरीके से ये coiled हैं, दो strands हैं, anti-parallel हैं, backbone of sugar and phosphorus. जो backbone है ना इनकी, backbone is made up of sugar and phosphorus, and bases are projected inside, और bases जो है वो अंदर की तरफ projected है. अगला point, adenine जो है it is making double bond with thymine, whereas guanine is making triple bond with cytosine. Next point, stability कौन provide करवा रहा है DNA को? Stability provide करा रहे हैं hydrogen bond between bases, hydrogen bond between bases, and stacking of, stack मतलब एक बेस पेयर के ऊपर दूसरा, AT GC, GC AT AT AT, एक के ऊपर दूसरा stacked है, and stacking of one base pair on another. तो ये सारे पॉइंट्स अगर आपको पूछा गया कि डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर और डीएनए की डिस्कवरी किसने की थी और उसके कौन से पॉइंट्स हैं, तो आपको ये ड्राइंग बनानी है और पॉइंट्स लिख के आना. क्या आपको मेरी बात समझ में आई? क्या आपको ये टॉपिक समझ में आया? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स as well as for your NEET. So that is it for the day. Please solve your DPPs. Those are very important. Thank you so much. Bye bye.